सो दिस इज द ट्रूथ, थिंकिंग इज गुड, बिकॉज यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने हमारी कैपेबिलिटीज को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करा है इन रिलेशन टू अदर लिविंग बींग्स। हम पास्ट के बारे में सोचते हैं पुरानी गलतियों से सीखने के लिए, और हम फ्यूचर से जुड़ी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन चीज़ों को ओवर थिंक करने लगते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक फियर रिस्पॉन्स है। अगर हम एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमें अलाइव रखने के लिए हमारा ब्रेन हर टाइम हमारी सराउंडिंग में डेंजर्स और थ्रेट्स को ढूंढ रहा होता है, और वो ट्राई कर रहा होता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मास्टर कर पाए। इसी मैकेनिज्म की वजह से हमारे एंसेस्टर्स जंगली जानवर और नेचुरल कैटेक्लिज्म से अपने आप को बचा पाए थे, और ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे थॉट्स एक्चुअल में हमारे नहीं हैं, बल्कि वो हमारे एंसेस्टर्स और उनके अपने एनवायरनमेंट से सीखे गए लेसन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब अपने क्रश को टेक्स्ट करने के 30 मिनट्स बाद भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो हम उसे ओवर थिंक करने लगते हैं। बट वाई? एक अनरेड फ्लर्टी टेक्स्ट हमारे ब्रेन के लिए थ्रेटनिंग क्यों होगा? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना ज़रूरी है कि फ्लर्टिंग की अंडरलाइंग मोटिवेशन क्या है। इट्स सर्वाइवल, राइट? हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हमें किसी के साथ मेट करने के लिए बोलती हैं, और मेटिंग पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए हम उनसे फ्लर्ट करते हैं और उनका अप्रूवल लेते हैं। सो अगर इस प्रोसेस में हमें डाउट आने लगता है कि हमारा पोटेंशियल मेट हमारे में इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो वो हमारे ब्रेन के लिए एक थ्रेट होता है हमारे सर्वाइवल और हमारी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन का। सिमिलरली हम वर्क, स्कूल, मनी या बिजनेस जैसी चीज़ों को भी ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें रिसोर्सेज एक्वायर करने के केपेबल बनाती हैं, जो कि अगेन टाइड है हमारे सर्वाइवल से। हर चीज़ घुमा फिरा के सर्वाइवल पे ही आती है, और अगर हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रखना है, तो हमें बस अपने ब्रेन को इस चीज़ की तसल्ली देनी है कि हाँ, हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से जानते हैं और हमारे सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जितना अच्छे से हम अपने आप को, बाकी लोगों और पूरे वर्ल्ड को समझते हैं, उतना हम काम रहते हैं, और हमारे ब्रेन के पार्ट एमिग्डाला में लो एक्टिवेशन रहने की वजह से हमारा फाइट, फ्लाइट और फ्री सिस्टम भी कम एक्टिवेट होता है। हाउएवर, कई लोग दूसरों से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो पर्सनैलिटी ट्रेट न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं। नंदलेस हर इंडिविजुअल अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ 5 स्टेप्स के थ्रू। स्टेप 1, ऑब्जर्व, इंक्वायर एंड पैसिफाई। सबसे पहले जैसे ही हम अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न में आते हैं, वैसे ही हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और इस ऑटो पायलट बिहेवियर को रोकना है, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसके बारे में पूरे अवेयर नहीं होते। और ओवर थिंकिंग के केस में अपने थॉट्स में गुम हो जाना बहुत ईजी है। इसके साथ ही हमें इस प्रॉब्लम को एक्टिवली सॉल्व करना है अपने थॉट्स को अच्छे से इंक्वायर करके, यानी हमें एक डिटैच्ड माइंड के साथ ये देखना है कि ये थॉट्स एक्चुअली हैं किस बारे में। क्या हमने कुछ पास्ट में ऐसी गलती करी थी जिसके बारे में अभी तक हम ढंग से समझ नहीं पाए हैं और हमारा ब्रेन हमें बार बार उस गलती के बारे में रिमाइंड करा रहा है, या फिर क्या हम बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ही एंग्शियस हो जा रहे हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बट हमें यह भी माइंड में रखना है कि हम इन थॉट्स के साथ फाइट ना करें, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग को ही ओवर थिंक करने लगे तो ये साइकिल कभी एंड ही नहीं होगी, और हम ऑर्डर लाने के बजाय इस केओस में और केओस ऐड करके इसे बढ़ाते रहेंगे। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द थॉट्स, वी हैव टू अपीज देम। और ये इंसाइट हमें ले चलती है सेकंड स्टेप पर, वीकन द ओल्ड पैटर्न बाय स्ट्रेंथनिंग द न्यू वन। हमारी हर हैबिट हमारे ब्रेन में एक स्पेसिफिक न्यूरल पैथवे के थ्रू सेव होती है, और जितनी बार हम एक हैबिट को परफॉर्म करते हैं उतना ही हम उस हैबिट से रिलेटेड न्यूरल पैथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। सो ये स्टेप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें अपने नेगेटिव और फियरफुल थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जितनी बार भी ओवर थिंकिंग पैटर्न चालू होता है, हमें उसे नोटिस करना है और जल्दी से अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी फीड करनी है। इस प्रोसेस में न्यूरल पैथवेज के चेंज होने को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और नए हैबिट से बनने वाले न्यूरल पैथवेज को बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। स्टेप 3, हैव अ ड्रीम। एक दिन में लगभग 60 to 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और इनमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं।
बट अगर हमें पता है कि हमारा ड्रीम क्या है तो हम ऑटोमेटिकली उसे यूज़ कर सकते हैं एक फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह, क्योंकि हमारा ड्रीम एक कंपस या जीपीएस की तरह होता है जो हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है फुलफिलमेंट अचीव करने के लिए। और अगर कोई एक्शन, हैबिट या थॉट हमारे ड्रीम के रास्ते में आता है तो हम सिंपली उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारा ड्रीम है कि हमें एटलीस्ट एक बार ऐसी बॉडी बनानी है जो मैगजीन कवर्स पर होती है, तो ये ड्रीम हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा और हम इसे माइंड में रखकर ईजिली डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ईटिंग हैबिट्स और रूटीन्स इस ड्रीम को सपोर्ट करेंगे और कौन से नहीं। स्टेप 4, हार्नेस द पावर ऑफ नाउ। जब भी हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर पास्ट या फ्यूचर से जुड़े फियरफुल या रिग्रेटफुल थॉट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर हमें यह समझना पड़ेगा कि रूमिनेशन और वरिंग डिफरेंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग से। इसी वजह से हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं मोमेंट में प्रेजेंट रह के, और हम ये कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को फॉलो करके, क्योंकि जैसे ही हम किसी डेंजरस या फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन में आते हैं तो उससे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। पर दूसरी तरफ जब हम डीपली ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो रेस्ट, डाइजेशन और हीलिंग को प्रमोट करता है। इसके साथ ही हमारा माइंड डीक्लटर होने लगता है, जिससे फालतू के थॉट्स निकल जाते हैं और हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले हमें अपना फेस रिलैक्स्ड रखना है। हमारी टंग माउथ के रूफ पर होनी चाहिए क्योंकि वो उसकी नेचुरल पोजीशन है। हमें ब्रीथ नोज से करना है, माउथ से नहीं। इनहेलेशन स्लो होनी चाहिए जिसमें चेस्ट के बजाय बेली एक्सपैंड होए, और उसके बाद हमें बस स्लोली एक्सहेल करना है। स्टेप 5, बी इन द बॉडी नॉट इन द माइंड। ओवर थिंकिंग से जुड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं या जस्ट ज़्यादा सोचते हैं, उनका हेड एक तरीके से डिटैच्ड होता है उनकी बॉडी से। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि वो तो बस अपने दिमाग में ही रहते हैं। यानी ओवर थिंकिंग की वजह से कई लोग अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी से टच खो देते हैं और सिर्फ माइंड को वर्शिप करने लगते हैं। बट अगर हमें अपने माइंड से निकलकर अपनी बॉडी में आना है तो हमें ओवर थिंकिंग जैसी मेंटल एक्टिविटी के बजाय फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, जैसे इंटेंस एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर एक सिंपल कोल्ड शावर।